नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज आलमी सतह पर एक ख़बर सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि बेचैनी पैदा करने का बाइस बनी हुई है और उस खबर के नतीजे में लोग काफ़ी परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीनी जंग की, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद से इसराइल ने तबाही व बर्बादी का एक नया ऐसा तबाकुल सिलसिला जारी किया, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, जिसके ख़तरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 94,000 से तजावुज़ कर गई है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया गया है कि जो शहीद फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 40,939 हो गई है, जबकि 94,616 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि पिछले 48 घंटों में 61 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि ग़िज़ा ना मिलने के बायस बच्चे भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। मगरबी किनारा में इसराइली नौआबादकारों के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान एक तुर्किश अमरीकी जहदकार आसनूर एवगी को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। और आपको बता दूं कि 26 साला इस जहदकार को इसराइली फ़ौज ने गोली मारी और उसने भी जाम शहादत नोश किया है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक फ़लस्तीन से जो खबरें हमें मिल रही हैं, आपको बता दें कि 41,000 के करीब फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। और शर्म की बात यह है कि आलमी बरादरी बच्चों और ख़वातीन के कत्ल के बावजूद, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, उनके कत्लेआम के बावजूद भी कोई ठोस इक़दाम करने से खासिर है। और ऐसा लगता है कि एक तासुब व जानिबदारी की लहर पाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका हो या फिर अमेरिका के हलीफ ममालिक हो, वो तमाम के तमाम इसराइल की नाजायज़ और गैर क़ानूनी तायद व हिमायत कर रहे हैं। बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं फ़लस्तीन के एक ऐसे मुकाम पर जहाँ पर आपको बता दूँ कि फ़लस्तीनी जंग का, यानी इसराइल फ़लस्तीनी जंग का इस कदर बुरा असर बच्चों पर हुआ है, स्ट्रेस और ट्रामा के नतीजे में उनके बाल झड़ने लगे हैं। ऐसी एक कहानी अल जज़ीरा में शाई हुई है एक मासूम बच्ची की, जिसकी उम्र आपको बता दें कि सिर्फ 8 साल है और उसका नाम है समा ताबिल। उस समा ताबिल का नफ्सियाती तौर पर इस कदर बुरा हाल हुआ है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है उसके नतीजे में फ़लस्तीनियों की जो तबाही व बर्बादी है, फ़लस्तीनियों को के मकानात को, उनके बस्तियों को, उनकी आबादियों को जिस तरह इसराइल ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, बच्चे काफ़ी खौफज़दा हो गए हैं, बच्चों के नफ्सियात पर उसका असर पड़ा है और उनके स्ट्रेस में इजाफा हुआ है, ट्रामा के में जा चुके हैं वो, यानी सदमे की कैफियत में वो जा चुके हैं। और नफ्सियाती असर के नतीजे में ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनी जो मासूम बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चियाँ हैं, उनके बाल झड़ने लगे हैं। और सबा ताबील की भी कहानी अल जज़ीरा ने शाये की है। उसने कहा है, सबा ताबील ने, कि मेरे बाल बहुत लंबे, बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन अब मेरे बाल अचानक झड़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अल जज़ीरा पर अगर आप जाएंगे साइट पर तो आपको उस बच्ची की तस्वीर दिखाई देगी जिसके सर पे बाल गायब हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बाल ही खूबसूरत इंसान की बढ़ाते हैं, लेकिन इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों के बाल का भी दुश्मन हो गया है। और अब वक्त आ गया है कि इस तरह की दुश्मनी करने वाले को सबक सिखाया जाए, उसे बताया जाए कि दुनिया के अमन के लिए, आलमी अमन के लिए तुम ख़तरा हो। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर फ़लस्तीन से आ रही है और वो है, यानी इस जंग से मुतालिक आ रही है, वो ये है अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन। मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गज़ा जंगबंदी हो जाती है तो इम्कान है कि जो यानी इसराइल के साथ या इसराइल को तस्लीम करने का सवाल है सऊदी अरब की जानिब से, वो पूरा हो सकता है। और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये कहना है कि ये काम सऊदी अरब कर सकता है अगर इसराइल जंगबंदी पर राज़ी हो जाए। वैसे भी ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि फ़लस्तीन का मसला हल होने तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं मणिपुर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो ख़बर बन गई होगी। और आपको बता दूं कि यकीनन आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है। मणिपुर में तशद्दुद की ताज़ा लहर उठ खड़ी हुई है, जिसमें आपको बता दें कि 6 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूँ कि मणिपुर में कुकी और मेती जो कबाइल है उनके दरमियान लड़ाई है और मजहबी बुनियाद पर भी ये लड़ाई जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले जब तशद्दुद फूट पड़ा था तो आपने देखा
دیکھا کہ وہاں 250 سے زائد زندگیوں کا اتلاف ہوا تھا، یعنی 250 سے زائد اموات ہوئی تھی، ہلاکتیں ہوئی تھی اور زبردست جانی و مالی نقصان ہوا تھا، یہاں تک کہ خواتین کی عصمتیں تار تار کی گئی تھی، اور حد تو یہ ہے کہ خواتین کو برہنہ کر کے ان کی پریڈ بھی کروائی گئی تھی۔ تو اتنی شرمناک حرکت کے باوجود آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہمارے جو خواتین کی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں اور ناری شکتی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنا منہ کھولنے کے لیے کم از کم 78 دن لگا دیے تھے۔ یعنی منی پور میں جس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے صرف اس کی بارے میں بات کرنے، اس کی مذمت کرنے کے لیے 78 یعنی ڈیز لگا دیے تھے۔ بہرحال ناظرین، جو تازہ تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں فوج کے اور دوسرے جو نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہیں، ان کے بنکرز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ تشدد ضلع جریبام میں پھوٹ پڑا اور مشتبہ کوکی شورش پتنوں نے یعنی امفال سے 229 کلومیٹر دور اس ضلع میں آپ کو بتا دوں جس کا نام ننگ چپی ہے، اس کے ایک گاؤں پر حملہ کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوکی انتہا پسند لانگ رینج راکٹ میزائل بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں بی جے پی کی حکومت ہے اور این بیرن سنگھ چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہیں، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قدر تباہی و بربادی کے باوجود، اس قدر خواتین پر مظالم کے باوجود، تشدد کے باوجود اور خواتین کی توہین کے باوجود، خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کروانے کے باوجود، وہاں بی جے پی قیادت یعنی بی جے پی کی جو مرکزی قیادت ہے، مودی ہے، امت شاہ ہے، راجناتھ سنگھ ہے اور دوسرے جو اہم قائدین ہیں، وہ وہاں کے چیف منسٹر بیرن سنگھ کو ہٹانے سے گریز کر رہے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب خود بی جے پی والے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دہلی میں آپ کو بتا دوں کہ مرکزی وزیر گری راج سنگھ جو اپنے بکواس کے لیے کافی بدنام ہیں اور ہمیشہ وہ مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں، تو بہرحال ان کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ گری راج سنگھ نے مولانا توقیر رضا خان پر تنقید کی ہے۔ اصل میں آپ کو بتا دوں کہ مودی حکومت نے وقف ترمیمی ایکٹ منظور کرنے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن قائدین نے اس کی مخالفت کی اور اس کے بعد وقف ترمیمی ایکٹ کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ حالیہ عرصے کے دوران مشترکہ پارلیمانی کمیٹی عوام سے بھی تجاویز اور مشورے قبول کر رہی ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ مرکزی وزارتوں کے ساتھ ساتھ ملک کی 30 ریاستی وقف بورڈز سے بھی وہ مشورے اور تجاویز طلب کر رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اس قانون کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، غیر دستوری ہے، غیر جمہوری ہے، اور مسلمانوں کی جو اوقافی جائیدادیں ہوتی ہیں، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جائیدادیں ہوتی ہیں، ان جائیدادوں پر مودی حکومت کی اور مودی حکومت کے اداروں کی بری نظر ہے، بری نیت ہے، اور اسی نظر بد سے ان اوقافی جائیدادوں کو بچانے کے لیے تمام مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں، مسلم تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ سیکولر اور جو جمہوری تنظیمیں ہیں یا جہدکار ہیں وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وقف ترمیمی بل مودی حکومت کی بدنیتی کا ثبوت ہے، اس لیے اسے منظور نہیں کیا جانا چاہیے، اسے مسترد کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ گری راج سنگھ نے توقیر رضا خان صاحب کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے واضح طور پر یہ دھمکی دی تھی کہ دہلی کا مسلمان گھیراؤ کریں گے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ جمہوری انداز ہے اور جمہوریت میں ہر کسی کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ تو بہرحال گری راج سنگھ کا ایک بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آزادی کے فوری بعد مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جاتا تو توقیر رضا خان جیسی شخصیتیں پیدا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ بیچارہ اب کہتے ہیں نا کہ عادت کا مارا ہے، تو یہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتا ہے، ہمیشہ ایک ہی بیان دیتا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جائے، حالانکہ اسے اس طرح کے جو عناصر ہیں جو اس طرح کی اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں انہیں پاکستان بھیج دینا چاہیے تاکہ ہندوستان اس طرح کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ گری راج سنگھ کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بہار سے تعلق ہے، اور یہ اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ کنہیا کمار ہے۔ کنہیا کمار جب بولتے ہیں تو گری راج سنگھ کی بولی بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کنہیا کمار کو انہوں نے ایک گزشتہ یعنی 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں شکست سے دوچار کیا تھا بیگو سرائی حلقے سے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات دینے والے آئندہ انتخابات میں مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بی جے پی میں ایک اصول ہے کہ 75 سال کے بعد کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
नाज़रीन, हम आपसे एक सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कत्ल करता है तो आप उस आदमी को क्या अच्छा कहेंगे, या फिर कोई किसी औरत की इस्मत रेज़ी करता है तो क्या उसे आप अच्छा करार देंगे? नहीं करार देंगे, हम तो उसे दरिंदा कहते हैं। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि हरियाणा पुलिस एक ऐसे मुलजिमीन को अच्छा इंसान करार दे रही है, अच्छे इंसान करार दे रही है, जिन्होंने एक नौजवान ब्राह्मण लड़के को कत्ल कर दिया इस शोबे में कि कहीं वो मुसलमान तो नहीं, कहीं वो गाँव स्मगलर्स तो नहीं है, इस तरह के शुबे में उसे कत्ल कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि CPIM की एक साबिक रुकन पार्लियामेंट है, CPI रुकन जो कायद हैं बरिंदा करत, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने फरीदाबाद पहुंचकर, यानी हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंचकर 19 साला आर्यन मिश्रा के माँ बाप से मुलाकात की, उन्हें पुरसा दिया, उन्हें तसल्ली दी। लेकिन बातचीत के दौरान, यानी बरिंदा करत से बातचीत के दौरान आर्यन के माँ बाप ने कहा कि पुलिस मुलजिमीन को अच्छे इंसान बता रही है। दी हिंदू में एक रिपोर्ट आई हुई है जिसके मुताबिक गमज़दा अरकान ख़ानदान ने बरिंदा करत को बताया कि पुलिस मुलजिमीन को न सिर्फ अच्छा इंसान बता रही है, बल्कि ये भी कह रही है कि उन्होंने गलती से ये काम अंजाम दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस मुलजिमीन की, खातिलों की और ये खातिलों की टोली की मुदाफ़ियत क्यों कर रही है, उनकी ताईद व हिमायत क्यों कर रही है, जबकि पुलिस का ये काम होता है कि वो कानून का खिलवाड़ को रोके, कानून की हिफाजत करे, कानून के तहत जो मुलजिमीन हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि आर्यन मिश्रा एक ब्राह्मण लड़का है जिसकी उम्र 19 साल है। ये इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था, और इसको आपको बता दूं कि हरियाणा के फरीदाबाद में गौ रक्षकों की एक टोली ने 30 से 50 किलोमीटर उसके कार का पीछा करते हुए उसे के गर्दन में गोली मारी और फिर सीने में गोली मार के उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। तो इसका मतलब है ये कातिल हैं, ये जालिम है, ये दरिंदे हैं, और इन दरिंदों को किसी भी तरह नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि वो अच्छे इंसान है, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस किस तरह की अच्छी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल आर्यन के माँ बाप ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम हरियाणा हुकूमत की तरफ से मंजूरा गाँव रक्षकों की ज़िले कमेटी की ये जो टीम है उसका एक हिस्सा था। ये कत्ल हरियाणा हुकूमत की मंजूरी और पुलिस की मिली भगत का बराह रास्त नतीजा है, ये बच्चे के माँ बाप ने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अफसोस की बात यह है कि आज तक सरकारी ओहदेदार वहाँ, यानी बच्चे के माँ बाप को पुरसा देने गए, और ना ही BJP का कोई लीडर वहाँ पहुँच सका, क्योंकि उन्हें वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, वो उनका गुस्सा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। बहरहाल आपने देखा कि किस तरह आर्यन की माँ ने 2 दिन पहले ही सवाल किया था कि क्या मुसलमान इंसान नहीं, क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं, क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुसलमान हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारी मदद करते हैं, और ये कभी नहीं देखते कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, बल्कि वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर मदद करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हरियाणा जो BJP की हुकूमत है वहाँ अनिल कौशिक जो ये मुलजिम है, कलीदी मुलजिम है, गौ रक्षक अपने आप को जाहिर करता है, उसके क़यादत में ये टीम काम करती है। रातों में ये फिरते हैं, इनके पास पिस्तौल होते हैं, और आज तक ये पुलिस नहीं बता सकी कि आखिर इनको किसके बाप ने पिस्तौल थमा दी थी, और किसने इन्हें कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त दी, किसने इन्हें जानवर के नाम पर इंसानों को मारने की इजाज़त दी। पुलिस अभी तक ये नहीं बता सकी। तो बहरहाल अनिल कौशिक, वरुण और कृष्णा, आदेश और सौरभ के घरों को क्या पुलिस ने मिसमार किया, क्या हरियाणा हुकूमत ने मिसमार किया, जिस तरह मुसलमानों के घरों को मिसमार किया जा रहा है? यह सबसे अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब हरियाणा हुकूमत को, हरियाणा पुलिस को देना होगा। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा में आप अच्छी तरह जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, और वहाँ पर गैर मामूली सियासी उथल पुथल भी देखी जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि ओलंपियन विनेश फोगट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है। और आपको ये भी बता दें कि विनेश फोगट और बजरंग पुनिया ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर और BJP के साबिक रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे दीगर खातून पहलवानों के साथ, और उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्होंने खातून पहलवानों का जिनसी इस्तेहसाल किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि BJP ने उन्हें अपनी पार्टी से निकालने से इनकार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार किया, और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया। तो अब ये खबर आ रही है हरियाणा से कि आपने देखा कि 3 दिन पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगट ने राहुल गांधी से मुलाकात की, और ये भी आपको हमने खबर बताई कि विनेश फोगट ने महकमे रेलवे में जहाँ पर वो खिदमत अंजाम देती थी वहाँ
वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और महकमे रेलवे का शुक्रिया अदा भी किया। अब बृजभूषण सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कांग्रेस में शामिल होना मेरे इस दावे को तक़वियत पहुंचाता है कि मुझे एक साजिश के तहत बदनाम किया गया और उसमें कांग्रेस ने इन लोगों का साथ दिया है। बहरहाल नाज़रीन, एक देखिए सच सच होता है और लाख झूठ की यानी तापुन ज़्यादा चादर भी उस पर ढाप दी जाए तो सच ज़ाहिर होकर रहता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि हरियाणा में किस तरह बीजेपी को लोग यानी ज़मीन चटाते हैं, उसे तौहीन आमेज़ और शर्मनाक शिकस्त से दो चार करते हैं। नाज़रीन, हम आपको शहर हैदराबाद प्रखंड में बुनियाद ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह यहाँ पुलिस अहम कार्रवाइयाँ अंजाम देती है और पुलिस की किस कदर अहमियत है। लेकिन जहाँ तक पुलिस कमिश्नर हैदराबाद का सवाल है, इस ओहदे पर फायज होने के लिए हर कोई ख्वाहिश करता है, यानी IPS ऑफिसर्स की यह ख्वाहिश होती है कि वह हैदराबाद जैसे तारीखी शहर का कमिश्नर बने। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जो ताज़ा खबर ये आई है कि मिस्टर CV आनंद, जिन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी इंतखाबात तक, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। अब फिर दोबारा उन्हें हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि श्रीनिवास रेड्डी को जो मौजूदा कमिश्नर है उनका तबादला कर दिया गया है और उन्हें डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक CV आनंद का सवाल है, वो 1991 IPS बैच से ताल्लुक़ रखते हैं और 2013 था 2016 उन्होंने कमिश्नर साइबराबाद की हैसियत से नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। और आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ तक आप शहर में और साइबराबाद में CCTV कैमरे देख रहे हैं, CCTV सिस्टम देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि सेंट्रल एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी इन्हीं की देन है, इन्हीं का मुतारिफ करदा निज़ाम है। बहरहाल CV आनंद ने 1991 के जो IPS बैच से ताल्लुक़ रखते हैं 2013 था 2016 कमिश्नर साइबराबाद की हैसियत से खिदमत दी और फिर 2021 से लेकर 2023 तक हैदराबाद के कमिश्नर की हैसियत से उन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी। तो बहरहाल अब CV आनंद दोबारा हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या मुख्तलिफ जोन्स में इंस्पेक्टरान के तबादले होंगे और या नहीं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद को बागात का शहर कहा जाता था, हैदराबाद को दियोड़ियों का, हवेलियों का और महलात का शहर कहा जाता था। यहाँ तक आप देखेंगे हैदराबाद की जो माहौलियाती यानी फ़ज़ा हुआ करती थी, यानी माहौल हुआ करता था, वो इंतहाई साफ़ सुथरा और पाकीज़ा माहौल हुआ करता था। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ यानी हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद को छोटा हिंदुस्तान यानी मिनी इंडिया कहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि हैदराबाद के दामन में मुख्तलिफ हिंदुस्तानी रियासतों के लोग जमा हुए और अब ये शहर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तेज़ी से वसत इख्तियार करता जा रहा है। और इससे एक बात ये भी बता दें कि शहर हैदराबाद के जो बानी हैं कुली कुतुब शाह, उन्होंने भी दुआ की थी अल्लाह अज़्ज़वजल के दरबार में कि या अल्लाह मेरे शहर को लोगों से मामूर कर, और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। तो बहरहाल यहाँ जिस तरह के मैंने कहा कि ये देवड़ियों का शहर कहलाता था, यहाँ बागात का और महलात का शहर कहलाता था, तो दीवान देवड़ी जो है हैदराबाद में बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। और आपको ये भी बता दूँ कि इस देवड़ी की ख़ास बात यह है कि ये सालारजंग फैमिली की देवड़ी है यानी रिहाइशगाह थी। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि आसिफ जाही निज़ाम या आसिफ जाही सल्तनत के 5 वज़राए आज़म जो सालारजंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे क़ियाम करते थे। अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि दीवान देवड़ी की एक कमान बारिश की वजह से उसका एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है, जिससे लोगों में तशवीश पाई जाती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सालारजंग की फैमिली का सवाल है, तो सालारजंग म्यूज़ियम जो आज आप देख रहे हैं यानी वन मैन कलेक्शन का सबसे बेहतरीन अगर कहीं यानी जगह है तो वो सालारजंग म्यूज़ियम है। लेकिन सालारजंग म्यूज़ियम पहले दीवान देवड़ी में काम किया करता था और 16 दिसंबर 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस म्यूज़ियम का इफ्तिताह अंजाम दिया था। बहरहाल अब देखना ये है कि हुकूमत और बल्दिया किस तरह उस कमान की हिफाजत करती है। वैसे भी सिर्फ ये दीवान देवड़ी की कमान ही एक कमान नहीं, हैदराबाद में बेशुमार कमानें हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर, उनकी हिफाजत पर हुकूमत को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे तारीख़ी आसार है। मैं दीवान देवड़ी कमान छोटा बाज़ार से बोल रहा हूँ। अभी बारिश की वजह से जो है ना कमान का कुछ हिस्सा जो है ना गिर गया, जिसकी वजह से जो है ना एक आदमी शदीद ज़ख्मी हुआ है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि जो है ना इसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, वरना ये कमान
पानी बारिश की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना तकलीफ देंगी और बहुत ज़्यादा जो है ना हादसा पेश आएंगे। तो मैं अपील करता हूँ हुकूमत से कि जो है ना कि इस कमान का जो है ना रेस्टोरेशन किया जाए, जैसा कि मीराला मंडी की कमान का रेस्टोरेशन किया जा रहा है वैसा ही ये भी कमान का रेस्टोरेशन किया जाए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी हुकूमत की। अरे जिसको हादसा हुआ है कहाँ के रहने वाले हैं? यही मार्केट के काम करने वाले हैं ये बस वहाँ पर ठहरे हुए थे, लेकिन ये ऊपर से मलबा गिर गया नीचे। ये इससे पहले भी जो है ना कुछ मलबा इसका गिरा था, लेकिन आज भी जो है ना फिर बारिश की वजह से जो है ना इसका मलबा गिरा। तो किसी को नुकसान तो नहीं हुआ था? बिल्कुल यानी वो एक ही शख्स नहीं अभी तो सिर्फ एक ही शख्स को हुआ है, इससे पहले भी गिरा है, उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अभी जो है ना एक आदमी का सर फूट गया जिससे वो शदीद जख्मी हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।